हाय सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को चतुर्भुज की क्लास में एक अगला चतुर्भुज लेकर चलूँगा जिसका नाम होगा समलंब चतुर्भुज। क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे जो एग्ज़ाम दो सब में ये आता है। देखो इसके क्वेश्चन तो आते आते हैं लेकिन इसकी थ्योरी आती है, तो थ्योरी भी आपको याद रखना है। कभी कभी थ्योरी से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। क्लियर? तो कहा जाता है कि सबसे पहले समलंब की परिभाषा क्या होगी? क्या समलंब की परिभाषा? तो देखो पहले फिगर से मैं इसको बताऊंगा। ये आपका एक समलंब है, इसका नाम मैं दे दूं ABCD। अब परिभाषा क्या बोला जाता है? कहा जाता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कितनी भुजाएं समांतर? दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं क्या हों? असमांतर हों। दो भुजाएं असमांतर हों तो उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। जैसे मैं कहूँ कि AD और BC क्या हैं? समांतर हैं। AD और BC क्या हैं? समांतर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि AD पैरेलल टू BC। फिर इसके बाद कहा जाता है ये देखो AB और DC ये पैरेलल नहीं है, ये समांतर नहीं है। ये AB और ये DC ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो इसे आप क्या कहोगे? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर इसके बाद कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को समलंब की ऊंचाई कहते हैं। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को समलंब की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब की ऊंचाई। यानी ये जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी समलंब की क्या होगी? ऊंचाई होगी। क्लियर? अब इसके बाद इसमें एक अगला पॉइंट आता है जिसे आपको याद रखना है। अगर मैं कह दूं ये असमांतर भुजाओं की लंबाई अगर बराबर हो जाए, क्या कहा जाता है? यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। असमांतर भुजाओं की लंबाई मतलब अगर इसकी लंबाई बराबर हो जाए इसके, तो ये वाली लंबाई अगर इसके बराबर हो जाए इसे कहते हैं समद्विबाहु समलंब। अगर इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर ना हो इसे कहते हैं विषमबाहु समलंब। इसे क्या कहते हैं? विषमबाहु समलंब। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु समलंब कहते हैं। उसे विषमबाहु समलंब कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक, वो कई बार आया है। जैसे मैं कह दूँ कि ये समलंब है आपका। क्या है? यह एक आपका समलंब चतुर्भुज है। इसका नाम मैं दे दूँ ABCD। ठीक, इसके बाद कहा जाता है, इसमें ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है, जो लोग सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 69,000 वैकेंसी के सुपर टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आया था। जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ एकदम यही आया था। पॉइंट ये है कि अगर असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए
तो उसकी लंबाई दोनों समांतर भुजाओं के लंबाई के योग के आधे के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी है, इसका मध्य बिंदु मैं ले लूँ ये P, और ये सी डी या डी सी है, इसका मध्य बिंदु मैं ले लूँ ये Q। अगर मैं कह दूँ कि इसको मिला दिया जाए तो मिलाने से ये जो प्राप्त रेखा PQ प्राप्त हो रहा है, ये जो मिलाने से प्राप्त रेखा PQ प्राप्त हो रहा है, इस PQ की लंबाई दोनों समांतर भुजाओं के योग यानी AD प्लस BC के योग के आधे के बराबर होता है, के योग के आधे के बराबर होता है। अगर मैं कह दूं AD की लंबाई A है और BC की लंबाई B है, तो आप इसी को कह सकते हो या करके कहोगे PQ बराबर A प्लस B बटे 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट आता है क्योंकि इसकी थ्योरी ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में, थ्योरी आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है सेम ऐसे ही। अगर मैं कह दूं कि इसमें दो विकर्ण खींचे जाए, क्या खींचे जाए? दो विकर्ण खींचे जाए तो एक कंडीशन अलग से बनता है और विकर्ण की बात थोड़ा सा अलग है। अगर मैं एक समलंब खींचता हूँ, अगर देखो ये असमांतर भुजाओं की लंबाई बराबर हुई तो इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। अगर असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर नहीं हुई तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। इसको आपको याद रखना है, बाद में ये मत कंफ्यूज होना कि इसके विकर्ण तो बताए नहीं गए। तो मैं बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है असमांतर भुजाओं की लंबाई पर। अगर असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हुई तो इसके विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होंगे। अगर असमांतर भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं हुई तो विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होंगी। तो मैं कह दूं अगर मैं इसका विकर्ण लेता हूं, एक विकर्ण ये, और इसका दूसरा विकर्ण मैं लेता हूं ये, ठीक, और मैं कह दूं कि दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को आपस में ले लिया जाए। मैं कह दूं अगर ये वाला विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु ये है, और ये वाला विकर्ण ये है तो इसका मध्य बिंदु ये है, और इसका नाम मैं P दे दूं, इसका नाम Q दे दूं, तो विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा जो PQ है उसकी लंबाई क्या होगी? विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा जो PQ है उसकी लंबाई क्या होगी? अगर मैं कह दूं ये समांतर भुजाओं की लंबाई A और B है, समांतर भुजाओं की लंबाई अगर A और B है और विकर्णों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, मिलाने से प्राप्त रेखा PQ की लंबाई बराबर ये समांतर भुजाओं के अंतर का आधा होगा, यानी A डिफरेंस B डिवाइडेड बाई 2, A डिफरेंस B डिवाइडेड बाई 2। इसको नोट करिएगा, आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद हमें जानना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या जानना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक छोटा सा फार्मूला है, उसी को याद रखना है। आप कहोगे फिगर, देखो मैं बार बार बना रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास करिएगा फिगर बनाने का और फिगर से इसको याद रखने का, तभी तो कुछ हो पाएगा। मैं कह दूं ये जो समलंब चतुर्भुज है इसके समांतर भुजाओं की लंबाई A और B है, और ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h है। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h है, तो कहा जाता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। ठीक, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या इसी को कह सकते हो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्या क्या है?
ए और बी, ए प्लस बी गुणे एच, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब इस पर आपको करना है क्वेश्चन। क्या करना है? क्वेश्चन करना, लिखना। एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर व 45 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर व 45 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो, यदि समलंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, अब देखो आपको पता है, सब कुछ पता है। कहोगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, समांतर भुजाएं कौन कौन हैं? 30 और 45 हैं, और इनके बीच की दूरी या ऊंचाई कितना है? 20। ये काटोगे तो ये 10, ये हो जाएगा 75। 30 45 75 गुणे 10, ये बराबर 750 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। क्लियर? ये नोट हो गया। अब इसके बाद सेम ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा पहला अगला प्रश्न लिखिए। एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, एवं इनके बीच की दूरी 17.5 यानी 17.5 सेंटीमीटर है। एवं इनके बीच की दूरी 17.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलना भाई। तो जिसका 350 आ रहा है उनका सही है। क्या बोल रखा है? एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई 24 और 16 है। ध्यान से थोड़ा सा वैल्यू रखना, अगर फिगर बना के वैल्यू रखते हो तो जो बड़ा होगा इन दोनों में, जिधर आप बड़ा साइड बनाए रहोगे उसकी वैल्यू बड़ी लिखना। 24 16 बोला है तो ये 24 होगा, ये 16 होगा, ये नहीं कि उल्टा लिख दोगे। और इनके बीच की दूरी 17.5 है। जिसका 350 आया सही है। तो इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो एरिया बराबर हाफ, ये हो जाएगा पैरेलल साइड का सम और इनके बीच की दूरी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, 16 24 कितना हो जाएगा? 40 गुणे 17.5। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 20 गुणे 17.5, गुणा करोगे 17 विषय में 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये 17.5 दूनी 35 होगा, एक जीरो लगा दोगे 350 हो जाएगा। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं, लिखिएगा। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 5:3 का अनुपात है। समांतर भुजाओं की लंबाई में 5:3 का अनुपात है और इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। और इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि समलंब का क्षेत्रफल
432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यदि समलंब का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बताइए समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है 6, 12, 15, 18, 6, 12, 15, 18 और ये इसको मैं कर देता हूँ 15 नहीं, ये 24 और अगला 30, ये 5 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, लगाइए। बोल रखा है, आप लोग लगाइए, मैं तब तक डेटा फीड करता हूँ। बोल रखा है एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई में क्या आ रहा है अनुपात, 5:3। क्या अनुपात दे रखा है, 5:3। कहने का मतलब अगर इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 5:3 है तो एक भुजा 5x होगी और एक भुजा 3x होगी। मतलब बड़ी वाली 5x होगी, छोटी वाली 3x। बड़ी वाली ये 5x है, छोटी वाली ये 3x है। और इनके बीच की दूरी क्या है, 18 सेंटीमीटर। और समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 432 वर्ग सेंटीमीटर। यही दे रखा है ना, 432 वर्ग सेंटीमीटर। तो वैसे जिसका आंसर 18 सेंटीमीटर आ रहा है उसका सही है। ठीक, हमने क्या किया, बड़ी वाली भुजा को 5x, छोटी वाली भुजा को 3x और इनके बीच की दूरी को 18 मान लिया और यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया। और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये बराबर 432। 1/2 समांतर भुजाएं कितनी है, 5 और 3, 3x धन 5x गुणे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 18 है, बराबर ये 432। इसको काटोगे, ये 2 9 18, ये 3x 5x 8x और ये बराबर कितना 432 और 9 का इधर भाग हो जाएगा। ठीक, काटोगे 9 चौक 36, बचा कितना 7, 9 8 72, 8x बराबर 48, x बराबर 48/8, तो x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। यानी x की लेंथ क्या आई, 6। और हमसे पूछ रखा है समांतर भुजाओं में छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन है, 3x। छोटी भुजा यही है 3x हो गया। अतः छोटी भुजा की लंबाई बराबर छोटी भुजा की लंबाई बराबर 3x यानी 3 गुणे 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। जिसका 18 आया था भाई उनका सही है। क्लियर, नोट करिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लिखना, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है और इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है और इनके बीच की दूरी, इनके बीच मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि समलंब का क्षेत्रफल 648 वर्ग सेंटीमीटर हो तो, यदि समलंब का क्षेत्रफल 648 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताइए समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्लियर, लगाइए, आप लोग लगाने का प्रयास करिए। मैं फिगर बनाता हूँ, डेटा फीड करता हूँ। बोल रखा है एक समलंब चतुर्भुज
तो आप सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना देना। ठीक, फिर बोला है कि समांतर भुजाओं की लंबाई में 6 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब एक 6 सेंटीमीटर छोटी होगी और एक 6 सेंटीमीटर बड़ी होगी। अगर मैं कह दूं कि माना छोटी भुजा अगर यक्स है, छोटी भुजा बराबर यक्स, अगर ये छोटी भुजा यक्स है तो बड़ी भुजा क्या होगी, 6 ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो अंतर आएगा। बड़ी भुजा x प्लस 6 हो जाएगी, बड़ी भुजा x प्लस 6 हो जाएगी। फिर इसके बाद बोला है कि इनके बीच की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और हमसे ये भी बोल रखा है कि समलंब का जो क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल 648 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 648 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे बोला है कि बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, यही बोल रखा है। अब देखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी इंटू एच बराबर ये 648। 1/2 समांतर भुजाएं क्या है, x छोटी भुजा, बड़ी भुजा x प्लस 6 और ऊंचाई कितना दे रखा है 24 और बराबर ये 648। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, x और x 2x प्लस 6 और 12 के इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 648 बटा 12, काटोगे तो क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, बचा कितना 4, 12 चौक 48। ठीक, कितना आएगा ये 48। ये 2x प्लस 6 बराबर कितना 48, 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर 48 माइनस 6। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 42, 2x बराबर 42, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 21। x की वैल्यू क्या आ गई 21। और हमसे पूछ रखा है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या है x प्लस 6, कहोगे अतः बड़ी भुजा की लंबाई बराबर x प्लस 6। x है 21 और 6, 21 6 27 सेंटीमीटर। कितना आएगा 27 सेंटीमीटर। जिसका 27 सेंटीमीटर आया था भाई उसका सही है, नोट करिए। एक मिनट, मिस्टेक है थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए सॉरी। मैंने यहाँ घटा दिया फिर भी लिखा हुआ था, यहाँ से मिस्टेक है, सॉरी। एक मिनट मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मिस्टेक है, हाँ यहाँ पर सही मिस्टेक है। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था, ये 2x प्लस 6 बराबर ये 54। ठीक, मैंने इसको घटा के लिख दिया था, तो 2x बराबर 54 माइनस 6। तो यहाँ से आप निकालोगे 2x बराबर कितना, 54 से 6 जाएगा, अब 48 बचेगा। तो x बराबर 48 बटा 2, x बराबर 24। ठीक, ये मिस्टेक हो गया था। x बराबर 24 आया तो बड़ी भुजा x प्लस 6 है, बड़ी भुजा x प्लस 6 यानी 24 प्लस 6, 24 6 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। ठीक, इसके बाद एक अगला प्रश्न है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ ले जाते हो तो लगा ले जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लिखना, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है, एवं अन्य दोनों भुजाओं में से
अन्य दोनों भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एवं अन्य दोनों भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको लगाइए, बढ़िया सवाल है ये। और इसको लगाने का दो तरीका होगा, एक ज्वाइनिंग फिगर से और एक समलंब के क्षेत्रफल से। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हो। बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ये मान लो आपका एक ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है। इसके बाद बोला है कि जिसमें समांतर भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर और 75 है। अगर ये 35 है तो ये कितना है? 75 है। इसके बाद बोला है एवं अन्य दोनों भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। अन्य दोनों भुजाओं का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं? बराबर हैं, और इनकी लंबाई 25-25 दे रखा है। और हमसे पूछ रखा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल। अब यार समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें इनके बीच की दूरी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। अगर मैं कह दूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक, थोड़ा सा समझना। और ये टोटल कितना है? 75 है। जब ये 35 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये कितना होगा? ये भी क्या होगा? 35 ही होगा। बोलो भाई 35 होगा कि नहीं होगा? ये 35 हुआ। अब बचे ये दोनों, और इसके पास देखो टोटल 75 था, ये 35 ले लिया तो बचा कितना? 40। और दोनों को 20-20 दे दो, क्योंकि ये बराबर है ये बराबर है, तो ये भी क्या होगा? बराबर होगा। 20 ये लिया 20 ये लिया, तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20। और ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था? 35। और यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ठीक। तो एक छोटा सा ये वाला ट्रायंगल बनाओ, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओगे, कहोगे ये है आपका 25 और ये है आपका 20, और यहाँ से आप इसको निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको निकालते हो तो ये आपका आएगा 15। कितना आएगा? 15 आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लगा लेना, यानी आपका ये ऊंचाई कितना आया? 15 आया। अब ये ऊंचाई 15 आ गया तो आप कह सकते हो कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई 1/2। समांतर भुजाओं का योग मतलब ये वाली समांतर भुजा कितना है? 75। ये कितना है? 35। यानी 35 धन 75, और इनके बीच की दूरी आपने कितना निकाला? 15। इसी को सोल्व कर लो। 1/2 35 75 कितना हो जाएगा? 110 गुणे 15, ये हो जाएगा आपका कितना? 55। 55 गुणे 15 ये हो जाएगा 15×5 75, 15×5 75, 7 82, 825 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 825 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको आप लगा लीजिएगा। एक तरीका ये हुआ कि आप समलंब के क्षेत्रफल से इसको निकाल लिए हो। इसके बाद दूसरा तरीका आपका क्या होगा? ये देखो, जिसको नहीं समझ आया भाई इस चीज़ को एक बार पॉज करके देख लेगा, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है? ज्वाइनिंग फिगर से। ज्वाइनिंग फिगर मैं क्या बनाता हूँ? ज्वाइनिंग फिगर देखो, ये आपका बनेगा एक आयत, ठीक। ये आपका आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी अगर इसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हो, ये 15 तो है ही, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे 35 गुणे 15। क्या करोगे? 35 गुणे 15। कहोगे कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल धन 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, 35 गुणे 15 प्लस 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। का मतलब ये है कि एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये है और दोनों बराबर हैं। एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 20, ऊंचाई कितना है 15। ये काटोगे 2 से 2, इसको आप गुणा करोगे 15 × 5 = 75, 15 × 45 = 7 52 प्लस ये 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 300, ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। अभी समलंब की एक क्लास और होगी, उसमें देखो कुछ क्वेश्चन लेवल के रहेंगे, मतलब अच्छे सवाल रहेंगे। आज का मैंने बेसिक बताया और आप लोगों के एग्ज़ाम में मैक्सिमम आज वाले डे से आ जाएगा। कल वाला ये है कि आप जानकारी के लिए उसको पढ़ोगे। ठीक, और आप लोग मेरे लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए जुड़ते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग वीडियो को पूरा जो क्लास पूरा कर रहे हैं भाई, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दिया करेंगे, नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।